ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। इधर ध्यान दो, बातचीत बंद। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, राइट। हम लोग पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, हम पढ़े थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। तो दो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट वाज द थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़े थे पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप, वी हैव ऑलरेडी रेड, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर वी हैव सीन कि पार्टनर्स जो होते हैं, पहले जो है वो है एक्टिव पार्टनर, जिसका मतलब था कि जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में डिसीजंस लेता है, काम करता है, पैसा लगाया है, बिजनेस का प्रॉफिट हिस्सा में शेयर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद था स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट किसको बोलते थे, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है तो एक्टिव पार्टनर, नहीं पार्टिसिपेट करता है तो स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, उसके बाद था सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब था जो कि किसी को पता ही नहीं है कि वो फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप में, लेकिन तो सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है क्योंकि बाकियों को नहीं बताता है कि वो हमारा पार्टनर है बोल के। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सच में पार्टनर नहीं है, बट खुद बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या फिर दूसरे बोल रहे हैं तो मना नहीं कर रहा, चुप रह रहा है। हाँ, और उसके सामने बोल रहा है, सुन रहा है और मना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, जो सच में पार्टनर नहीं है बट पार्टनर जैसा उसका लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है, दो तरीके से बनता था, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। स्टॉपेल का मतलब था कि खुद ही बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं अपने वर्ड्स में या अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, जबकि वो सच में पार्टनर है भी नहीं। ठीक है, और दूसरा था नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसका मतलब था कि जब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वो पार्टनर है और वो सुनकर चुप रहा, मतलब वो एक्सेप्ट किया कि वो पार्टनर है। क्लियर है, ये हम ऑलरेडी पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या, नॉर्मली तो नहीं है, बट हाँ बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बना सकते हैं, मतलब उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। क्लियर है, बस ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम वापस से पार्टनरशिप में सीरियली पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देखेंगे फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स और एक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत सारा टॉपिक्स है, रफली 2 क्लास तो लगेगा ही, 3 भी लग सकता है सिर्फ पार्टनरशिप में। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक जो है कंपनी। ठीक है, देखना स्टार्ट करेंगे, बातचीत मत करो बीच में, फर्स्ट बेंच, बातचीत नहीं। देखना, हम पहला टॉपिक है फॉर्मेशन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है 1932 में, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया है रिलेटेड टू पार्टनरशिप। क्लियर है, तो कोई भी पार्टनरशिप अगर हमको करना है, इट इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप करना है तो उसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, अलग से लॉ नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को ये फॉलो करने का जरूरत है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। अगर कंपनी बना रहे हैं तो फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनी के लिए भी अलग से लॉ है, पार्टनरशिप के लिए अलग से लॉ है, हिंदू के लिए भी अलग से लॉ था, एचईएफ के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट था। ठीक है, और जो तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए भी अलग से एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, तो हर के लिए अलग अलग एक्ट है, सिर्फ किसके लिए मिसिंग है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ठीक है, देखना पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म होगा ये FORM होगा। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोशिश करना एक्ट का नाम और उसका ईयर याद रखने का। ठीक है,
इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में। जैसे ए बी और सी पार्टनर हैं, आपस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं लोग, तो कुछ बातें डिसाइड करना पड़ेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कहाँ पे बिजनेस करेंगे, क्या नाम होगा, क्या बिजनेस करेंगे, किसको कितना लॉस होगा तो कौन कितना लॉस बियर करेगा, किसका कितना लाइबिलिटी रहेगा, कि बिजनेस कैसे मैनेज होगा, कल दिन छोड़ के जाना है पार्टनरशिप तो क्या करना है, कल दिन किसी नए को पार्टनर बनाना है तो क्या करना है, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा पहले से। तो ये सब डिसाइड करके एक पीस ऑफ पेपर में लिखना पड़ेगा। वो पीस ऑफ पेपर जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है, उस पीस ऑफ पेपर को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज अ पार्टनरशिप डीड। एक स्टैम्प पेपर होता है, 200 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, और उस 200 रुपए के स्टैम्प पेपर में सब बातें लिखी जाती है और सब पार्टनर लोग उस पर एग्री करते हैं, साइन करते हैं। क्लियर है? तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है पार्टनरशिप का, और ये डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? ये देखना, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ लीगल एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट बनता है और उससे पार्टनरशिप क्रिएट होता है, उस लीगल एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड में क्या क्या लिखा हुआ होता है? ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रेशियो रहेगा प्रॉफिट लॉस का, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। क्लियर है? द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। एक बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट बनाए हैं, रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जरूरी है पार्टनरशिप में, दोनों बात तो जरूरी था, याद होगा। पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए कोशिश करना, इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, और बिजनेस भी जरूरी है। क्लियर है? बताया था डेफिनेशन बहुत अच्छे से। अगर प्रॉफिट का मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है तो हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है लोगों का हेल्प करना, तो क्या ये पार्टनरशिप बना सकते हैं? द आंसर इज नो। और पार्टनरशिप बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर? ये समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 था फॉर्मेशन। कैसे फॉर्म होता है? बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक एग्रीमेंट बनाते हैं आपस में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर? बोलो। नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं होता। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटेन भी हो सकता है, ठीक है, लिखित में हम कर सकते हैं, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलाउ करता है कि अगर हम चाहें तो रिटेन में ना करके हम चाहें तो ओरली भी कुछ बातों पे एग्री कर सकते हैं, और पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे डीड होगा ही कोर्स में ही। ये रहा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये ओरल या रिटर्न कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आपस में रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, बट तुमको खुद को भी पता है, मन में डाउट आ भी रहा होगा, सर ओरल एग्रीमेंट्स करेंगे, बाद में कोई मुकर गया तो फिर प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे ओरली डिसाइड हुआ था बोल के। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट अलाउ तो करता है, बट ज़्यादातर जो है कोई ओरल करता नहीं है ओरल एग्रीमेंट्स, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट्स लेटर ऑन प्रूफ करना डिफिकल्ट होगा। आज तो सी मान गया कि लॉस इक्वली बियर करेगा, कल दिन लॉस होने से मना कर दिया तो मैं कब बोला था बियर करूंगा बोल दिया, तो प्रूफ करना मुश्किल हो जाए। अगर कोई प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं तो ठीक है, बट जनरली रियल लाइफ के अंदर देखो, यहाँ तो बोलना आसान है कि रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई पर्सन सुना होगा उसको बुला लेंगे, इसके सामने बोला था बोल के, ये सब कर सकते हैं, सच है ये। बट रियल लाइफ के अंदर ज़्यादातर चांसेस है कि ये सब पॉसिबल ना हो पाए और प्रूफ ना हो पाए कि ये बात एग्री हुआ था बोल के। क्योंकि जब पार्टनरशिप हम तीनों कर रहे हैं, आपस में कौन सा बिजनेस करेंगे डिसाइड कर रहे हैं, कौन कितना पैसा लगाएगा, इसमें कोई चौथा आदमी को जनरली इन्वॉल्व भी नहीं किए होंगे, हम तीनों मिलकर डिसाइड किए होंगे।
बाद में हम तीनों में से कोई एक मुकर जाएगा तो प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। क्लियर है? प्रूव कर दिए तो अच्छी बात है, बट डिफिकल्ट टू प्रूव है वो। ठीक है, इसलिए लॉ बोलता है अलाउड तो है बट ओरल मत करो, एग्रीमेंट्स को रिटर्न में करो। क्लियर है? नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पढ़ाया था पहले भी, लाइबिलिटी याद होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़े थे। लाइबिलिटी या तो लिमिटेड हो सकता है या अनलिमिटेड हो सकता है, बोला था बार बार, ये पॉइंट्स आता रहेगा। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड का मीनिंग है कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिजनेस में, बहुत ज्यादा लॉस होता है बिजनेस में, तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस का लोन को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड। आज जैसे सोच लो ABC मिलके बिजनेस किए, तीनों 5-5 लाख रुपया लगाए, ईच वन ऑफ देम हैव इन्वेस्टेड 5-5 लाख रुपीज ईच, तो 15 लाख रुपए में बिजनेस किए। ठीक है, कल दिन बिजनेस में अगर 15 लाख से ज्यादा का लॉस हो जाता है और बिजनेस जो है अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता, लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा बिजनेस, तो फिर ये जो पार्टनर लोग हैं इनको घर से पैसा लाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। इसको बोलते थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब है लाइबिलिटी का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी का, कितना भी लॉस हो सकता है बिजनेस में। और अगर बहुत ज्यादा लॉस होता है बिजनेस में तो फिर उस लॉस को कवर करने के लिए, उस लॉस को मीट करने के लिए हमको अपना पर्सनल संपत्ति बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लाना पड़ सकता है। क्लियर है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। HUF के अंदर कर्ता का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर। याद है, माइनर का तो लाइबिलिटी ही नहीं होता, वो तो लॉस में बियर ही नहीं करेगा लॉसेस को, खाली वो तो किसके लिए पार्टनर बनता है? प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनता है। तो माइनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, माइनर का लाइबिलिटी ही नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो माइनर को छोड़ के बाकी जो पार्टनर है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, स्लिपिंग पार्टनर हो, सीक्रेट पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, सबका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। क्लियर है? देखना, लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। सबका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी कोई नहीं बचा है, सबका लाइबिलिटी अनलिमिटेड। HUF में लेकिन बच गए थे, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड था, कर्ता को छोड़ के जो कोपासिनर्स थे, क्या थे कोपासिनर्स? कर्ता को छोड़ के जो बाकी लोग हैं परिवार में, उनका लाइबिलिटी लिमिटेड था, फिर कर्ता का अनलिमिटेड था। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर का अनलिमिटेड था, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर का अनलिमिटेड है। क्लियर? द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली, ठीक से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फर्म। ये वर्ड का मीनिंग समझेंगे, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले हम एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, सपोज क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट में जो 10 विकेट है, टोटल 10 विकेट्स है। ठीक है, और सोच लो हम T20 में 200 रन चेस कर रहे हैं, वी हैव टू स्कोर 200 रन्स टू विन द मैच एंड देयर आर 10 विकेट्स, राइट? तो क्या ऐसा होगा कि रोहित शर्मा जो है अपना 20 रन बनाया और बोला चला मैं तो, तुम बनाओ अपना बाकी? क्या ऐसा होगा? या उसको अपना 20 तो बनाना है लेकिन साथ में सबका मिला के 200 भी बनाना है? बताओ सच है कि नहीं? 200 रन 10 आदमी 20-20 रन बनाएंगे तो हो जाएगा, सिंपल हिसाब है। अब अपना 20 रन बनाना तो है ही, साथ ही साथ ये भी तो देखना है कि टीम का 200 हुआ कि नहीं हुआ, राइट? सिमिलरली अगर 3 तो पार्टनर है ABC और लाइबिलिटी हमको जो भरना है अभी
सोच लो 3 लाख रुपया कम पड़ रहा है, 3 लाख रुपया और भरना पड़ेगा, पर्सनल संपत्ति बेच के 3 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा हिसाब है, ए भरेगा 1 लाख इक्वल अगर है सोच लो, तो बी भरेगा 1 लाख और सी भरेगा 1 लाख। तो ये बोल रहा है कि ए अपना 1 लाख के लिए तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ टोटल 3 लाख हुआ कि नहीं इसके लिए भी ए जिम्मेदार है, राइट। इसका मतलब है कि अगर ए अपना 1 लाख दे दिया है, इसका मतलब ए का लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाता, ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल 3 लाख हुआ कि नहीं हुआ। अगर टोटल 3 लाख नहीं हो पाया और कुछ कम पड़ा तो अभी भी ए लायबल होगा बाकी पैसा भी देने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि ए बाद में बाकियों से रिकवर कर सकता है। जैसे बोलने का मेरा क्या मतलब है देखना, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, मैं एज अ आउटसाइडर मैं सिर्फ ए को जानता हूं, ठीक है। जैसे लव पार्टनर है, भविष्य पार्टनर, अभिषेक पार्टनर है, ठीक है। 3 पार्टनर है ये लोग, और ये लोग मिलके मुझे 3 लाख रुपए देने वाले हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ किसको जानता हूं, मैं सिर्फ सोच लो लव को जानता हूं। मैं बी और सी से उतना ज्यादा मिला नहीं हूं, उतना ज्यादा बातचीत मेरे है नहीं। मैं सारा ट्रांजेक्शन इसके साथ किया था, इससे बातचीत करके मैं एंटर किया था ट्रांजेक्शन में। तो 3 लाख रुपया देना है, तो क्या लव अपना 1 लाख मुझे दे देगा तो इसका जिम्मेदारी खत्म हो गया? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नहीं, लव जिम्मेदार है खुद का तो 1 लाख के लिए, साथ ही साथ टोटल मुझे 3 लाख मिला कि नहीं इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। अगर मैं इससे पूरा 3 लाख मांग रहा हूं, मैं बाकियों को नहीं जानता हूं, तो इसका जिम्मेदारी है मुझे 3 लाख रुपए देने का। अब इसका हक है कि ये बाकियों से 1-1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, बट इसका एक बार जिम्मेदारी है कि वो मुझे पूरा 3 लाख रुपए पेमेंट करे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ हम हमारा हिस्सा दे दिए तो बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम कैसे लायबल है, हम इंडिविजुअली तो लायबल है ही, हम कलेक्टिवली भी लायबल है। इंडिविजुअली मतलब खुद के हिस्सा के लिए तो लायबल है ही, साथ ही साथ सबका हुआ कि नहीं उसके लिए भी लायबल होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ए और बी मिलके देंगे। हाँ, जैसे सी सोच लो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट याद है अकाउंट्स में पढ़ाया हूं, जो अपने लाइबिलिटीज देने के पोजीशन में नहीं है, ठीक है। सोच लो सी इंसॉल्वेंट हो गया और सी 1 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, सी के पास संपत्ति है ही नहीं प्रॉपर्टी देने के लिए, दिवालिया हो गया, प्रॉपर्टी है ही नहीं देने के लिए, 85,000 दे पाएगा। तो जो सी के वजह से जो 50,000 रुपया नहीं मिल रहा है मुझे, वो 50,000 रुपया अभी भी कौन देने के लिए जिम्मेदार है, ए और बी। ये बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि ए अपना 1 लाख दे दिया तो बात खत्म, पूरा 3 लाख हुआ कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अगर कोई एक पर्सन नहीं दे पा रहा है पैसा, या मैं उसको नहीं जानता हूं, उससे मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, मैं जिससे जानता हूं मैं उससे रिकवर करूंगा, और वो फिर बाकियों से रिकवर करता रहेगा अगर कर पाया तो। क्लियर है ये? तो वी आर जॉइंटली लायबल, वी आर इंडिविजुअली लायबल, खुद के हिस्सा के लिए भी लायबल है और सबके लिए भी लायबल है, पूरा हुआ कि नहीं उसके लिए भी लायबल हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा लायबिलिटी हो गया, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल। मतलब तुम्हारा कोई पार्टनर पैसा नहीं भर पाया तो तुमको फिर पैसा भरना पड़ेगा। तुम्हारा कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं भर पा रहा है, तो उसका जो हिस्सा है वो भी हमको भरना पड़ेगा। 33% में से वो जो थर्ड पर्सन है वो खाली 10% दिया, तो और बोले ए और बी बोलेंगे कि वो लोग एग्रीमेंट के तब उस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे अगर कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी तुम किसको दे रहे हो। देखो मैं पैसा मांग रहा हूं यहाँ पे, तुम आपस में तीनों क्या एग्रीमेंट किए थे उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम तीनों से पैसा मांगूंगा, अगर तीनों में से कोई मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो मैं जिसको जानता हूं मैं उससे पैसा मांगूंगा। तो ये सिचुएशन में भी मैं जिसको जानता हूं मैं उसी से पूरा पैसा मांग सकता हूं और वो पूरा पैसा मुझे देगा। अब वो फिर बाकियों से अगर रिकवर कर पाएगा, बाकी लोग अगर रिकवर करवाने के पोजीशन में है, पैसा देने के पोजीशन में है तो देंगे, अगर बाकी लोग नहीं दे पाए तो फिर उसका नुकसान होगा वो। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, हम अपने लिए तो जिम्मेदार हैं ही,
हम अपने पार्टनर्स के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारा पार्टनर पैसा नहीं भर सका तो जो पैसा नहीं भर पाएगा वो हमको भरना पड़ेगा, इतना ही है। क्लियर ही है? बढ़िया, आगे तो मार्क करना वर्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट उसी में ही आगे पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म्स एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेट्स, अगर फर्म में उतना संपत्ति नहीं है, उतना प्रॉपर्टी नहीं है कि फर्म अपना सारा लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, देन द क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। इसी को तो बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। अगर बिजनेस अपना पूरा पैसा नहीं पेमेंट कर सकेगा तो बाहर वाले जो है बिजनेस के जो पार्टनर लोग होंगे, पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इजी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 वेरी इजी। रिस्क बियरिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रिस्क का मतलब है चांसेस ऑफ लॉस, राइट। देखना, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? जो रेशियो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में। और अगर कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ है देन प्रॉफिट या लॉस डिवाइड होगा इक्वली, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर कुछ रेशियो डिसाइडेड है तो उस रेशियो में डिवाइड करना है। अगर कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है प्रॉफिट या लॉस के लिए तो फिर इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे ए बी सी पार्टनर है, वो आपस में डिसाइड किए कि जो पैसा कमाएंगे वो 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, तो फिर 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपस में कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो फिर कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब मिलजुल कर बिजनेस का डिसीजंस लेना, ठीक है। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड, सारे पार्टनर को अधिकार है टू मैनेज द पार्टनरशिप फॉर्म। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट कैरिड ऑन बाय 1 or 2 पार्टनर्स, whereas for crucial decisions all the partners are consulted। छोटा मोटा डिसीजन है तो वो 1-2 जन मिलके ले लेते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन है तो वो सब मिलकर बैठ के डिसीजन लेते हैं, राइट। जैसे तुम्हारे घरों में भी अब खाना क्या बनेगा, अब क्या पूरा मीटिंग होगा, परिवार के सारे बैठेंगे क्या कि आज क्या खाना बनेगा? नहीं ना, 1-2 जन मिलके ले लेंगे, मम्मी लोग मिलके बता देंगे क्या बनेगा, है ना। लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी खरीदना है, कहाँ पढ़ाना है, कहाँ पे सपोज मैरिज है किसी का, कहाँ मैरिज करना है, तो उसके लिए पूरा परिवार का बैठना जरूरी है, राइट। वैसे यहाँ पर भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर छोटा मोटा डे टू डे डिसीजंस है, उतना बड़ा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा मोटा मैटर है, छोटा मोटा डे टू डे डिसीजंस है, 1-2 जन मिलके ले लेंगे डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्रूशियल डिसीजन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस है तब सारे पार्टनर को हम इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी। देना, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है क्या पार्टनरशिप फॉर्म चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हमको बिना पढ़े लग सकता है कि इसमें तो अच्छा कॉन्टिन्यूटी होगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैसे 4 लोग मिलके पार्टनरशिप किए हैं तो लग तो रहा है कि बहुत अच्छा कॉन्टिन्यूटी है, एक को कुछ हो गया तो भी तो 3 है चलाने के लिए, 2 को कुछ हो गया तो बाकी 2 हैं, ऐसे करके अच्छा खासा कॉन्टिन्यूटी है इसका, ठीक है। पर ऐसा है नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। याद है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। अकाउंट्स में तो हमेशा ही अलग अलग है, बीएसटी में कहीं पे हैं अलग अलग, कहीं पे नहीं भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग अलग नहीं थे, ना ही पार्टनरशिप में अलग अलग हैं। इसका मतलब अगर कोई भी एक भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाता है तो यहाँ पे पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप यहाँ खत्म हो जाता है। बाकी लोग चाहें तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट
पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म हो जाता है अगर कोई भी एक पर्सन का डेथ हो जाए, कोई भी एक पर्सन रिटायर हो जाए, देन द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। ठीक है, जैसे ए रिटायर हो गया, ए चला गया, तो ये जो ए बी सी डी के बीच में जो पार्टनरशिप था, दिस पार्टनरशिप नाउ कम्स टू एन एंड, ये पार्टनरशिप अब खत्म हो गया है। ठीक है, अगर बी सी और डी चाहें तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करने में कोई मनाही नहीं है, बट जो पुराना एग्रीमेंट था दैट कम्स टू एन एंड। क्लियर है? मतलब अगर 4 करोड़ का लोन है, ठीक है, एक मर गया, हाँ ठीक है, मर सकता है, नहीं मर सकता, एयर इंडिया में जा रहा था, मर गया, बताओ। सर वो बाकी तो एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा, लोन में इंश्योरेंस होता है। हाँ बोल दो पहले, फिर मैं 2-3 पॉसिबल आंसर बता दूंगा। हाँ, तो फिर वो तीनों मिलके वो लोन को चुकाएंगे। हाँ, पहली बात सुनो यहाँ पे, जैसे ए बी सी डी पार्टनर है, कोई भी लोन लिए हैं, लोन जो है वो पार्टनर के नाम पे नहीं होता, लोन बिजनेस के नाम पे होता है। ठीक है, तो बिजनेस लोन लिया है, पार्टनर लोन नहीं लिए हैं, बिजनेस लोन लिया है। ठीक है, 4 लाख का लोन, 4 करोड़ का लोन कौन लिया है? बिजनेस लिया है। अब इसमें से किसी भी एक पार्टनर को कुछ हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो अभी भी लायबल होंगे वो लोन को चुकाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ए का जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो लोग लायबल होंगे। जैसे ए है, ए का डेथ हो गया, तो अब ए का प्रॉपर्टी जिसको मिल रहा होगा, एज सन, एज डॉटर, एज वाइफ, जो भी मिल रहा होगा जिसको भी, वो भी लायबल होगा अगर कुछ लॉस होता है तो वो पैसा भरने के लिए। क्लियर है? तो बेसिकली अगर किसी का डेथ हो भी जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी उसका जो इनहेरिटेंट होगा, जो भी सारा संपत्ति जिसको मिल रहा होगा, वो लायबल होगा अभी भी पैसा भरने के लिए। अब मन में सवाल आएगा कोई नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? अगर कोई नहीं होगा तो फिर बी सी और डी जो है वो मिलकर भरेंगे। ठीक है, माइनर होगा तो माइनर का तो लाइबिलिटी ही नहीं है, मतलब माइनर पैसा भरेगा ही नहीं। एक तो माइनर को मारो मत पहले तो, चलो मर भी गया है ना, मर भी गया तो भी वो लायबल, उसके फैमिली मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। बोलो इशिका। रिटायर, हाँ कैंसिल हो गया वो। अगर सोच लो, हाँ क्वेश्चन अच्छा है वैसे, सुना, ए बी सी डी पार्टनर है, एक अपने जगह किसी और को ला रहा है। ठीक है, पहली बात तो बाकियों के परमिशन के बिना ये अलाउड नहीं है। दूसरी बात, ए अगर जा रहा है तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड यहाँ पे। अब अगर ए की जगह कोई आएगा तो फिर नया पार्टनरशिप फिर से बनेगा। ठीक है, बढ़े आगे देखना। नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है, 2 एडल्ट होना जरूरी है, तीसरा जो है वो माइनर हो सकता है। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी। देखना, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर, जब तक मर्जी है तब तक बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लीगली इट कम्स टू एन एंड, लीगली खत्म हो जाता है कब? अगर कोई भी रिटायर या किसी का भी डेथ होता है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप वहां पे खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी लोग चाहें तो नया एग्रीमेंट बनाकर फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू, मना नहीं कर रहा, कंटिन्यू कर सकता है इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर एग्रीज। तो बाकी लोग अगर एग्री करेंगे तो वो अभी भी उन लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। छोड़ के चला गया या whatever reason से वो फॉर्म छोड़ गया, तो वो अकेला कंटिन्यू कर सकता है? नहीं नहीं, अगर मिनिमम पार्टनरशिप में कंडीशन है कि मिनिमम 2 लोग होना जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए, तो अगर 2 लोग थे और किसी एक को, अगर कोई एक अगर रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाता है। कि किसी और को ले आए अगर वो उसी समय, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ए बी थे, बी चला गया, वो सी को ले आया, तो ए सी कैन कंटिन्यू नाउ, बट ए अलोन कैनॉट कंटिन्यू इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप। अब उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे कंटिन्यू कर सकता है हर बार। हाँ, जब भी किसी का भी रिटायरमेंट, कुछ भी चेंजेस होगा तो पुराना एग्रीमेंट हटा के वी हैव टू एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, बढ़े आगे, देखें बहुत मार दिए सबको, देखो आगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक से सुनना, नंबर ऑफ पार्टनर्स का रूल। ठीक है, देखना,
तब मिनिमम तो 2 है, 2 के बिना तो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकता, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप आर 2, मिनिमम 2 है, ये तो क्लियर है। मिनिमम 2 और मोर है तो 2 तो होना चाहिए, 2 के बिना 1 है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है फिर तो, ठीक है। तो मिनिमम 2 होना जरूरी है, दैट इज अ मस्ट, ठीक है। एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज 100, subject to the number prescribed by the government. At present, the maximum number prescribed is 50. तो ध्यान से सुनना, what is 100 and what is 50, ठीक है। देखना ध्यान से सुनना, ठीक है। मिनिमम तो क्लियर है, 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग नहीं है तो देयर इज नो पार्टनरशिप, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है लिखा है कि हम चाहें तो मैक्सिमम 100 लोगों तक को अलाउ कर सकते हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए, हम अगर चाहें तो। बट एट प्रेजेंट, आज के दिन में जो मैक्सिमम गवर्नमेंट अलाउ किया है अभी तक, डेट इज 50। मतलब एट प्रेजेंट आज के दिन में मैं बोलूं तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। गवर्नमेंट इस 50 का जो लिमिट है इसको चाहे तो 100 तक कर सकता है कभी भी। क्या पता कल सुबह गवर्नमेंट इसको 70 कर दे, क्या पता 1 महीना बाद इसको 100 कर दे। गवर्नमेंट कर सकता है 100 तक, 100 से ऊपर अभी अलाउड ही नहीं है। 100 तक मैक्सिमम लिमिट किया जा सकता है, बट एट प्रेजेंट आज के दिन में जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज के दिन में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है। क्लियर है। तो हमारे एग्जाम्स के लिए अगर क्वेश्चन आए मिनिमम कितना, तो आंसर होगा 2 और मैक्सिमम कितना, आंसर होगा 50। 100 नहीं होगा, आंसर होगा 50, ठीक है, क्योंकि एट प्रेजेंट मैक्सिमम 50 है। गवर्नमेंट कल दिन चाहे फ्यूचर में तो ये 50 का जो मैक्सिमम लिमिट है इसको 100 भी कर सकता है, राइट। क्लियर है ये। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। देखना व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक से समझेंगे म्यूचुअल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, पहली बात व्हाट इज एजेंसी समझते हैं। देखना एजेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सोच लो दुकान है, बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस में हम लोग क्या रखे होंगे, स्टाफ रखे होंगे, एम्प्लॉयज रखे होंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एम्प्लॉयज रखें अपने दुकान में काम करने के लिए, और हम कौन है, हमें मालिक दुकान में काउंटर में बैठे हैं और स्टाफ लोगों को हायर किए हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टाफ है अगर किसी कस्टमर को उल्टा बोल दिया तो कस्टमर किसको आके बोलेगा, एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉय के गलती से हमारे दुकान में कुछ नुकसान हो जाए, किसी कस्टमर का कुछ हार्म हो जाए, तो किसको पैसा भरना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को। इसका मतलब एम्प्लॉय कुछ भी गलती करे, एम्प्लॉय की वजह से कोई भी नुकसान हो, कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो, तो उसका पैसा एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय हमारा क्या है, एम्प्लॉय हमारा एजेंट है, और हम क्या हैं, हम प्रिंसिपल हैं, वी आर द प्रिंसिपल। और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय हमारा एजेंट है। प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के किसी भी बिहेवियर के लिए। एजेंट कुछ भी गलती करता है, एजेंट कोई भी गलत करता है, कुछ भी एजेंट की वजह से नुकसान होता है, तो कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। क्लियर है। ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एजेंसी, ठीक है। तो एजेंसी में क्या होता है, एक मालिक होता है और एक नौकर होता है। मालिक लायबल होता है एम्प्लॉय कोई भी गलती करे तो। ये समझ में आ रहा है सबको व्हाट इज एजेंसी, ठीक है। हाँ, सैलरी से काट सकता है वो अलग बात है। जो बाहर वाले हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो किसको आके बोलेंगे, ये बोल रहा हूं मैं, तो वो आके हमको बोलेंगे, अब हमको भरना पड़ेगा पैसा। अब वो अलग बात है कि हम अपने एम्प्लॉय के सैलरी से काटेंगे या नहीं काटेंगे, उनको माफ कर देंगे, वो दैट इज इन आवर हैंड, ठीक है। इतना समझ में आया।
तो एक बिजनेस में, एक पार्टनरशिप में, एजेंसी समझ में आ गया, बट एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के बिहेवियर के लिए, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है। ए के वजह से अगर कोई भी गलती हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो ए के साथ साथ कौन जिम्मेदार रहेगा, बी और सी भी जिम्मेदार रहेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ए यहाँ पे एजेंट के जैसा है, बी और सी प्रिंसिपल के जैसे हैं। ए कुछ भी गलती करे तो प्रिंसिपल लायबल हो रहा है, बी और सी, है ना। सिमिलरली अगर बी कुछ गलती करे तो, अगर बी कुछ गलती करे तो क्या ए और सी लायबल होंगे। तो अब ए बी एजेंट के जैसा हुआ और ए और सी किसके जैसे हुए, प्रिंसिपल के जैसे। और अगर सी कुछ गलती करे तो ए और बी भी लायबल होंगे। तो इसका मतलब है कि हर एक पर्सन यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। प्रिंसिपल कैसे है, वो बाकी लोग गलती करेंगे तो हम लायबल होंगे, मतलब हम हुए प्रिंसिपल, बाकी हुए एजेंट। हम गलती करेंगे तो बाकी भी लायबल होंगे, तो यहां हम हुए एजेंट, बाकी हुए प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल समझते हो, जैसे इंस्टाग्राम में म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब कॉमन फ्रेंड्स, राइट। वैसे म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल हैं, सबके बीच में एजेंसी का रूल है। ए बी सी सबके बीच में एजेंसी है। ए जिम्मेदार है बी और सी के लिए, बी जिम्मेदार है ए और सी के लिए, सी जिम्मेदार है ए और सी के लिए। सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, सब प्रिंसिपल है यहाँ पे और सब एजेंट है यहाँ पे। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आ रहा है व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। नॉर्मल एजेंसी का मतलब ये पार्टनरशिप में, लेकिन क्या होता है, पार्टनरशिप में होता है म्यूचुअल एजेंसी। सारे मालिक भी हैं, सारे एम्प्लॉयर भी हैं और सारे एम्प्लॉय भी हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर कैसे हैं, बाकी गलती कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं, तो बाकी हुए एम्प्लॉय, हम हुए एम्प्लॉयर। और हम गलती कर रहे हैं तो बाकी जिम्मेदार हो रहे हैं, हम हुए एम्प्लॉय, बाकी हुए एम्प्लॉयर। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत कम लोग समझ पाते हैं व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। देखना, रीड करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इन द इज द ओनर, ठीक से मार्क करना, ठीक है। हर पार्टनर ओनर है, सब मालिक है यहाँ पे, एज वेल एज एजेंट, सब नौकर भी है। समझ में आ रहा है। सब एम्प्लॉयर है, सब एम्प्लॉय है, ठीक है। ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मतलब सब एक दूसरे के लिए लायबल होंगे। अगर मैं कुछ गलती करूं तो मैं तो लायबल हूं ही, साथ ही साथ मेरे और भी पार्टनर्स लायबल हैं। और मेरे बाकी पार्टनर्स कुछ गलती करें तो वो खुद तो लायबल हैं ही, साथ ही साथ हम भी लायबल होंगे। ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जस्ट 18 वो एक कुछ लॉस कर देता है, जो भी चल रहा है तो उसके लिए लॉस कर देता है। तो जब वो 18 हो जाता है तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं काम करूंगा फिर से करके, तो वो नॉर्मल पार्टनर के जैसे लायबल होगा, तो वो जो लॉस किया हो चुका है उसके लिए भी लायबल होगा, हाँ, और चुकाएगा पैसा। और अगर वो डिसाइड करता है कि पार्टनर नहीं बनूंगा तो वो नहीं चुकाएगा। मतलब ड्यूरिंग माइंड कोई भी हाँ उसके लिए भी, हाँ उसके लिए भी लायबल होगा, लायबल होगा, हाँ। क्लियर है इतना। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स। बाकी मैरिट्स एंड डिमेरिट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।